नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास न कोई सेना थी, न कोई हथियार, न कोई राज सिंहासन। फिर भी उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और अहिंसा केवल आदर्श नहीं, बल्कि इतिहास बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम महात्मा गांधी के पूरे जीवन की उस अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, जहां आपको उनके बचपन की मासूमियत, युवावस्था के संघर्ष, दक्षिण अफ्रीका के निर्णायक अनुभव, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गूंज और उनके जीवन के वे अनछुए पहलू सुनने को मिलेंगे, जिनके बारे में अक्सर बहुत कम चर्चा होती है। यह केवल किसी महान नेता की जीवनी नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की कहानी है। ऐसी कहानी जो आपको कई बार भावुक करेगी, कई बार सोचने पर मजबूर करेगी और कई बार यह एहसास दिलाएगी कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं महात्मा गांधी के जीवन की यह प्रेरक भावनात्मक और ऐतिहासिक यात्रा। अध्याय एक साधारण बालक का जन्म। 2 अक्टूबर 1869, गुजरात का छोटा सा समुद्री नगर पोरबंदर। सुबह का समय था। समुद्र की लहरें किनारों से टकराकर एक मधुर संगीत पैदा कर रही थीं। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और पूरा नगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होने लगा था। लेकिन किसी को यह जरा भी आभास नहीं था कि इसी दिन एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है, जो आने वाले समय में न केवल भारत के इतिहास को बदलेगा, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाएगा कि बिना हथियार उठाए भी सबसे बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। उस बालक का नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। उस दौर का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। देश अनेक रियासतों में बटा हुआ था और पोरबंदर भी उन्हीं में से एक छोटी सी रियासत थी। यहाँ जीवन सादा था, लेकिन लोगों के भीतर अपनी परंपराओं और संस्कारों के प्रति गहरा सम्मान था। इसी वातावरण में मोहनदास ने अपनी पहली सांस ली। उनके पिता करमचंद गांधी, जिन्हें लोग कबा गांधी के नाम से भी जानते थे, पोरबंदर रियासत के दीवान थे। वे अपने फैसलों में ईमानदार और न्यायप्रिय माने जाते थे। दूसरी ओर उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक, दयालु और अनुशासित महिला थीं। उनके दिन की शुरुआत ईश्वर की आराधना से होती और अंत भी प्रार्थना के साथ। वे अक्सर व्रत रखती, जरूरतमंदों की सहायता करती और अपने बच्चों को सिखाती कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत धन नहीं, बल्कि सच्चा चरित्र होता है। छोटे मोहनदास अपनी मां को बड़े ध्यान से देखा करते थे। शायद वे उस समय इन बातों का अर्थ पूरी तरह नहीं समझते थे, लेकिन उनके मन में सत्य, करुणा और आत्मसंयम के बीज यहीं बोए जा रहे थे। बचपन में मोहनदास बहुत शर्मीले थे। स्कूल में वे चुपचाप अपनी जगह पर बैठते, पढ़ाई खत्म होते ही सीधे घर लौट आते। उन्हें भीड़ पसंद नहीं थी और न ही बेवजह लोगों से बातें करना। अगर कोई उनसे मजाक भी करता, तो वे जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही संकोची बालक एक दिन लाखों लोगों को संबोधित करेगा। एक और बात थी जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। उन्हें झूठ से डर लगता था। वे गलती कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर किसी को धोखा देना उनके स्वभाव में नहीं था। एक बार स्कूल में परीक्षा के दौरान अंग्रेज निरीक्षक आए। उन्होंने बच्चों को कुछ अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए कहा। मोहनदास से एक शब्द गलत लिख गया। उनके शिक्षक ने इशारे से कहा कि सामने बैठे विद्यार्थी की कॉपी देखकर सही शब्द लिख लो। लगभग पूरी कक्षा ऐसा कर रही थी, लेकिन मोहनदास ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गलत उत्तर स्वीकार कर लिया, पर नकल नहीं की। उस दिन शायद उन्हें अच्छे अंक नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की पहली बड़ी जीत हासिल कर ली। यह जीत किसी परीक्षा की नहीं, बल्कि अपने अंतःकरण की थी। यही छोटी सी घटना आगे चलकर उनके पूरे जीवन की पहचान बनने वाली थी। घर में उन्हें अक्सर राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनने को मिलती थीं। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और श्रवण कुमार की माता पिता के प्रति सेवा ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वे इन कहानियों को केवल मनोरंजन की तरह नहीं सुनते थे, बल्कि मन ही मन सोचते थे कि क्या सचमुच कोई इंसान हर परिस्थिति में सत्य का साथ दे सकता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मोहनदास भी बड़े हो रहे थे। उनके भीतर दुनिया को जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। लेकिन अभी उन्हें यह नहीं पता था
कि जीवन केवल आदर्शों की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि कठिन परीक्षाएं भी लेता है। बहुत जल्द उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां बचपन की मासूमियत पीछे छूटने लगेगी और जिम्मेदारियों का एक नया अध्याय शुरू होगा। यही वह समय था जब उनका जीवन पहली बार ऐसी दिशा में मुड़ने वाला था जिसने आगे चलकर पूरे इतिहास को बदल दिया। और उस नई शुरुआत की कहानी हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 2। बचपन की सीख और सत्य की पहली परीक्षा। राजकोट की गलियां अब मोहनदास के लिए नई नहीं रह गई थी। परिवार पोरबंदर से यहां आ चुका था क्योंकि उनके पिता को नई जिम्मेदारी मिली थी। नया शहर था, नया स्कूल था और नए लोग भी। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, मोहनदास का शांत और संकोची स्वभाव। वे आज भी कक्षा के सबसे कम बोलने वाले विद्यार्थियों में गिने जाते थे। घंटी बजते ही स्कूल पहुंच जाना और छुट्टी होते ही बिना कहीं रुके सीधे घर लौट आना उनकी आदत बन चुकी थी। उनके बहुत कम मित्र थे। कई बार दूसरे बच्चे उन्हें देखकर कहते, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? लेकिन हर इंसान की तरह उनके जीवन में भी ऐसे पल आए जब सही और गलत के बीच चुनाव आसान नहीं था। उन दिनों किशोरावस्था की जिज्ञासाएं उनके मन में जन्म लेने लगी थीं। वे अपने आसपास के लड़कों को देखते, उनकी बातें सुनते और कभी-कभी उनके प्रभाव में भी आ जाते। एक मित्र ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अंग्रेज इतने शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि वे मांस खाते हैं। उसने कहा कि अगर भारतीयों को भी ताकतवर बनना है तो उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए। पहले तो मोहनदास ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार वही बात सुनते सुनते उनके मन में उत्सुकता पैदा हुई। एक दिन उन्होंने छिपकर मांस खाया, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। बार बार उन्हें अपनी मां का चेहरा याद आता रहा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने केवल एक नियम नहीं तोड़ा, बल्कि अपने विश्वास को भी धोखा दिया है। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके भीतर अपराध बोध गहराता चला गया। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इस घटना ने उन्हें एक बड़ी सीख दी। दूसरों की नकल करके इंसान मजबूत नहीं बनता, बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिककर बनता है। यही समय था जब उनसे एक और गलती हुई। कुछ साथियों के प्रभाव में आकर उन्होंने बीड़ी पीने की कोशिश की। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। एक दिन उन्होंने घर से थोड़े से पैसे चुरा लिए। पैसा बहुत कम था, लेकिन गलती बहुत बड़ी थी। चोरी के बाद उनके मन की शांति पूरी तरह खत्म हो गई। वे किसी से नजर मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे। हर पल उन्हें यही लगता कि उन्होंने अपने माता पिता का विश्वास तोड़ दिया है। कई दिनों तक यह बोझ उनके दिल पर बना रहा। अंत में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने पिता के नाम एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर लीं। उन्होंने चोरी की बात भी लिखी, अपने पछतावे का भी जिक्र किया और अंत में क्षमा मांगी। पत्र लिखते समय उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें डर था कि पिता बहुत क्रोधित होंगे। जब करमचंद गांधी ने वह पत्र पढ़ा तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने न तो डांटा, न सजा दी। उनकी आंखों से केवल आंसू बह निकले। वह दृश्य मोहनदास कभी नहीं भूल पाए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि प्रेम और क्षमा की शक्ति किसी भी दंड से कहीं अधिक होती है। उसी दिन उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसे छिपाने की जरूरत पड़े। बाद के वर्षों में गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया कि उनके जीवन का यह अनुभव सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक था। उन्होंने समझ लिया था कि गलती करना उतना खतरनाक नहीं जितना गलती छिपाना। धीरे धीरे उनके भीतर सत्य के प्रति विश्वास और भी मजबूत होता गया। उन्हें अब यह समझ आने लगा था कि सच्चाई हमेशा आसान रास्ता नहीं होती, लेकिन अंत में वही इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। इसी बीच परिवार ने उनके भविष्य को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया। उस समय समाज में कम उम्र में विवाह होना सामान्य बात थी। मोहनदास अभी अपनी पढ़ाई और बचपन के बीच ही थे कि उनके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। उन्हें शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी अचानक बदलने वाली है। और यही बदलाव उनके जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत करेगा, जहां एक किशोर मोहनदास पहली बार विवाह, जिम्मेदारियों और अपने भविष्य के बीच संतुलन बनाना सीखेंगे। अध्याय 3। कम उम्र का विवाह और बड़े होते सपने। मोहनदास की उम्र अभी 13 वर्ष ही थी। वह उम्र जब अधिकांश बच्चे खेल कूद, दोस्तों और पढ़ाई की दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन उस समय भारत का समाज आज जैसा नहीं था। कई परिवारों में कम उम्र में विवाह होना
एक सामान्य परंपरा मानी जाती थी। यही परंपरा अब मोहनदास के जीवन का भी हिस्सा बनने वाली थी। घर में अचानक तैयारियां शुरू हो गईं, रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ गया। आंगन में रौनक थी, ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं और पूरे परिवार के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। छोटे मोहनदास को यह सब किसी उत्सव जैसा लग रहा था। उन्हें विवाह का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता था। नए कपड़े पहनना, घोड़ी, संगीत, मिठाइयां और लोगों का स्नेह, बस यही उनकी समझ में आने वाली बातें थीं। उनका विवाह कस्तूरबा से तय हुआ, जिनकी उम्र भी लगभग उनके बराबर ही थी। दोनों ही बच्चे थे और जीवन की गंभीर जिम्मेदारियों से लगभग अनजान। विवाह की रस्में पूरी हो गई। शुरुआती दिनों में मोहनदास के भीतर किशोरावस्था की सामान्य भावनाएं थीं। कभी वे कस्तूरबा पर अधिकार जताने की कोशिश करते, तो कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि उस समय वे ईर्ष्या और अपरिपक्वता से भी गुजर रहे थे। यही ईमानदारी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उन्होंने कभी खुद को जन्म से महान नहीं बताया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को भी उतनी ही सच्चाई से स्वीकार किया जितनी अपनी सफलताओं को। विवाह के बाद भी पढ़ाई जारी रही, लेकिन अब जिम्मेदारियां पहले जैसी नहीं थीं। इसी दौरान उनके पिता करमचंद गांधी का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। घर का वातावरण बदलने लगा था। जहां पहले हंसी और उत्साह था, वहां अब चिंता दिखाई देने लगी। मोहनदास अक्सर अपने पिता की सेवा में लगे रहते। रात रात भर उनके पास बैठना, दवाइयों का ध्यान रखना और उनकी देखभाल करना उनकी दिनचर्या बन गई। वे अपने पिता से गहरा लगाव रखते थे। उन्हें लगता था कि यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन जीवन कभी कभी ऐसे घाव देता है जिन्हें इंसान जीवन भर नहीं भूल पाता। एक रात जब वे कुछ देर के लिए पिता के कमरे से बाहर गए, तभी करमचंद गांधी ने अंतिम सांस ली। जब यह समाचार उन्हें मिला, तो वे भीतर तक टूट गए। उन्हें लगा कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वे अपने पिता के पास नहीं थे। इस घटना का अपराध बोध उनके मन में वर्षों तक बना रहा। बाद में उन्होंने लिखा कि उस रात ने उन्हें आत्मसंयम, कर्तव्य और जीवन की नश्वरता का गहरा अर्थ समझाया। यह केवल पिता को खोने का दुख नहीं था, बल्कि स्वयं को भीतर से बदल देने वाला अनुभव था। पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। अब सवाल केवल पढ़ाई का नहीं था, बल्कि भविष्य का भी था। परिवार चाहता था कि मोहनदास अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने पिता की प्रतिष्ठा के अनुरूप जीवन बनाएं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और आगे की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनके मन में अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि उन्हें जीवन में कौन सा रास्ता चुनना है। तभी परिवार के कुछ शुभ चिंतकों ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सुझाव था उन्हें इंग्लैंड भेजा जाए ताकि वे कानून की पढ़ाई कर सकें और बैरिस्टर बनकर लौटें। ये विचार सुनते ही घर में उत्साह के साथ साथ चिंता भी फैल गई। उस समय विदेश जाना केवल लंबी यात्रा नहीं माना जाता था, बल्कि कई सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कई रिश्तेदारों ने कहा कि समुद्र पार करने से परंपराएं टूट जाएंगी। कुछ ने चेतावनी दी कि विदेश जाकर लड़का अपनी संस्कृति भूल जाएगा। सबसे बड़ी चिंता उनकी मां पुतलीबाई को थी। उन्हें अपने बेटे पर विश्वास था, लेकिन विदेशी माहौल को लेकर मन में अनेक आशंकाएं थीं। क्या उनका बेटा अपने संस्कार बचा पाएगा? क्या वह गलत रास्ते पर नहीं जाएगा? क्या वह अपने धर्म और चरित्र को संभाल पाएगा? मोहनदास ने अपनी मां के सामने वचन दिया कि वे विदेश में रहते हुए मांस, शराब और किसी भी ऐसे आचरण से दूर रहेंगे जो उनके परिवार के संस्कारों के विरुद्ध हो। पुतलीबाई ने बेटे की आंखों में देखा और उन्हें विश्वास हो गया कि यह वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि उसके जीवन का नियम बनने वाला है। यही वचन आगे चलकर इंग्लैंड की धरती पर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। कुछ ही समय बाद मोहनदास अपने जीवन की अब तक की सबसे लंबी यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि समुद्र के उस पार केवल एक नया देश ही नहीं, बल्कि एक नया व्यक्तित्व उनका इंतजार कर रहा है। और वहीं से शुरू होगी उस युवक की कहानी जो धीरे धीरे अपने भीतर छिपे असाधारण इंसान को पहचानने लगेगा। अध्याय 4। इंग्लैंड की धरती पर एक नया मोहनदास। सन 1888। बंबई का बंदरगाह लोगों की आवाजाही से भरा हुआ था। विशाल जहाज समुद्र की लहरों पर धीरे धीरे हिल रहा था और यात्रियों की भीड़ अपने अपने भविष्य की ओर बढ़ रही थी। उन्हीं यात्रियों में एक दुबला पतला
शांत स्वभाव का 19 वर्षीय युवक भी खड़ा था। उसके चेहरे पर उत्साह भी था और अनिश्चितता भी। वह पहली बार अपने देश से इतनी दूर जा रहा था। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। घर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी मां के चरण छुए थे। वह वचन अब भी उनके मन में गूंज रहा था। मांस नहीं, शराब नहीं और किसी भी ऐसी आदत से दूर रहना जो उनके संस्कार की, चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने शब्द से पीछे नहीं हटेंगे। कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद जहाज इंग्लैंड पहुंचा। लंदन उस समय दुनिया के सबसे आधुनिक और प्रभावशाली शहरों में गिना जाता था। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार जीवन, अलग पहनावा और बिल्कुल अलग संस्कृति। ये सब देखकर मोहनदास कुछ पल के लिए ठिठक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे। भाषा की झिझक, नए लोगों के बीच घुलने मिलने की कठिनाई और बिल्कुल अलग जीवन शैली ने उन्हें भीतर से असहज कर दिया। कई बार उन्हें अपने घर, अपनी मां और भारत की बहुत याद आती। लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो इस अकेलेपन का सामना भी उन्हें ही करना होगा। शुरुआती दिनों में उन्होंने अंग्रेजों जैसा दिखने की भी कोशिश की। उन्होंने अच्छे सूट सिलवाए, टाई पहनना सीखा, टोपी खरीदी और यहां तक कि नृत्य सीखने तथा वायलिन बजाने की कक्षाओं में भी जाने लगे। उन्हें लगा कि शायद इसी तरह वे इस नए समाज का हिस्सा बन पाएंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि केवल वे जितना दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते उतना ही अपने आप से दूर महसूस करते। धीरे धीरे उन्होंने यह प्रयास छोड़ दिया और अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। इसी दौरान उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भोजन की थी। शाकाहारी भोजन मिलना आसान नहीं था। कई लोगों ने उन्हें समझाया कि यहां टिकना है तो मांस खाना ही पड़ेगा। लेकिन उन्हें अपनी मां से किया हुआ वचन याद था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक छोटा सा शाकाहारी भोजनालय मिला। यहीं से उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो केवल भोजन ही नहीं बल्कि नैतिक जीवन और आत्मसंयम पर भी विश्वास रखते थे। उन्होंने शाकाहार पर किताबें पढ़नी शुरू की। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि जो संस्कार वे भारत से लेकर आए हैं वे केवल परंपरा नहीं बल्कि सोच का भी हिस्सा हैं। अब वे किसी मजबूरी से नहीं बल्कि अपने विश्वास से शाकाहारी बने रहे। लंदन में पढ़ाई के साथ साथ उनके विचारों की दुनिया भी बदलने लगी। वे पुस्तकालयों में घंटों बिताते। कानून की किताबों के अलावा वे धर्म, दर्शन और नैतिकता से जुड़ी रचनाएं भी पढ़ते। अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से बातचीत करते और हर विचार को समझने की कोशिश करते। यही वह समय था जब उनके भीतर एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ। वे केवल बैरिस्टर बनने नहीं आए थे बल्कि अनजाने में स्वयं को समझने की यात्रा पर भी निकल चुके थे। 3 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वे बैरिस्टर बन चुके थे। परिवार का सपना पूरा हो गया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। भारत लौटते समय उनके मन में अनेक सपने थे। उन्हें विश्वास था कि अब वे सफल वकील बनेंगे, सम्मान पाएंगे और परिवार की जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारत लौटने के बाद उनका वकालत का करियर संघर्षों से भरा होगा और यही संघर्ष उन्हें एक ऐसे देश की ओर ले जाएगा जहां एक रेलगाड़ी की एक घटना उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। वह देश था दक्षिण अफ्रीका। वहीं एक अपमानित भारतीय युवक के भीतर वह चिंगारी जलेगी जो आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाली आग बन जाएगी। सन 1893। इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे मोहनदास के मन में बड़े सपने थे। उन्हें विश्वास था कि अब उनका जीवन एक सफल वकील के रूप में आगे बढ़ेगा। लेकिन हकीकत उनकी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग निकली। बंबई की अदालत में उनका पहला मुकदमा आया। वे पूरी तैयारी करके अदालत पहुंचे। जैसे ही जिरह करने के लिए खड़े हुए, अचानक घबराहट ने उन्हें घेर लिया। शब्द उनके गले में अटक गए। सामने खड़े गवाह से वे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। कुछ ही क्षणों में उन्हें बैठना पड़ा। उस दिन उन्हें अपनी ही कमजोरी का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक कोशिशों के बावजूद वकालत में सफलता नहीं मिली। वे राजकोट लौट आए और छोटे मोटे कानूनी काम करने लगे। तभी एक दिन उनके पास एक प्रस्ताव आया। एक भारतीय व्यापारी की कंपनी को दक्षिण अफ्रीका में कानूनी सहायता की आवश्यकता थी। काम केवल 1 वर्ष का था। मोहनदास ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यह निर्णय केवल नौकरी बदलने का नहीं
बल्कि पूरे इतिहास की दिशा बदलने वाला। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि भारतीय होने का अर्थ वहां क्या था। रंगभेद उस समाज की कठोर सच्चाई था। गोरे और अश्वेत तो अलग थे ही, भारतीयों के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। लेकिन असली घटना अभी बाकी थी। एक दिन उन्हें प्रिटोरिया जाना था। उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था। वे आराम से अपनी सीट पर बैठे हुए थे। तभी एक गोरे यात्री ने उन्हें देखा और रेलवे अधिकारियों से शिकायत कर दी कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी में कैसे बैठ सकता है। कुछ ही देर में टिकट निरीक्षक आया। उसने कहा, तुम्हें इस डिब्बे से नीचे उतरना होगा। मोहनदास ने शांत स्वर में अपना टिकट दिखाया और कहा, मेरे पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट है। लेकिन वहां नियम से ज्यादा रंग की कीमत थी। अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। एक सिपाही बुलाया गया और उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। फिर उन्हें भी जबरदस्ती डिब्बे से उतार दिया गया। रात का समय था। स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। स्टेशन के प्रतीक्षालय में बैठे मोहनदास के पास न गर्म कपड़े थे, न कोई परिचित। चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन उस रात उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। वे भारत लौट सकते थे, इस अपमान को भूल सकते थे, या फिर चुपचाप ये सब सह सकते थे। लेकिन उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने सोचा, अगर आज मैं चुप रहा तो कल हजारों दूसरे भारतीयों के साथ भी यही होगा। उसी ठंडी रात में एक नया मोहनदास जन्म ले रहा था। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल उनके सम्मान की नहीं है। ये उन सभी लोगों की लड़ाई है जिनके साथ केवल उनकी जाति, रंग या जन्म के कारण अन्याय किया जाता है। अगले कुछ महीनों में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग शहरों की यात्रा की। जहां भी गए, भारतीयों की हालत लगभग एक जैसी मिली। उन्हें अदालतों में बराबरी नहीं मिलती थी, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव सहना पड़ता था, और कई जगह तो उन्हें इंसान से कम समझा जाता था। अब वे केवल मुकदमे लड़ने वाले वकील नहीं रहे थे। वे लोगों की बातें सुनने लगे, उनकी समस्याएं समझने लगे और धीरे धीरे उन्हें एकजुट करने लगे। यहीं उन्होंने पहली बार महसूस किया कि किसी समाज को बदलने के लिए केवल कानून काफी नहीं होता। लोगों के भीतर साहस जगाना। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अपमान ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ दिया। जो युवक कुछ वर्ष पहले अदालत में बोलने से डरता था, वही अब सैकड़ों भारतीयों के सामने खड़ा होकर उनके अधिकारों की बात करने लगा था। लेकिन अभी उनकी सबसे बड़ी खोज बाकी थी। वे एक ऐसे मार्ग की तलाश में थे जिसमें अन्याय का विरोध भी हो और नफरत भी ना हो, संघर्ष भी हो लेकिन हिंसा ना हो। यही खोज आगे चलकर दुनिया को एक नया शब्द देने वाली थी, सत्याग्रह। और इसी विचार ने मोहनदास करमचंद गांधी को एक साधारण बैरिस्टर से जननेता बनने की राह पर आगे बढ़ा दिया। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका की धरती पर सत्याग्रह का जन्म कैसे हुआ और कैसे यहीं से महात्मा बनने की यात्रा ने वास्तविक गति पकड़ी। अध्याय 6, सत्याग्रह का जन्म। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन की वह ठंडी रात बीत चुकी थी, लेकिन उसका असर मोहनदास के मन से कभी नहीं गया। जिस अपमान को वे चाहें तो केवल अपनी व्यक्तिगत घटना मानकर भुला सकते थे, उसी अपमान ने उनके भीतर एक नया संकल्प जगा दिया था। अब उनका उद्देश्य केवल एक मुकदमा जीतना नहीं था, बल्कि उन हजारों भारतीयों को सम्मान दिलाना जिनकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे वे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच जाने लगे। वे दुकानदारों से मिले, मजदूरों से मिले, छोटे व्यापारियों से मिले और उन लोगों से भी मिले जिन्हें हर दिन केवल अपनी पहचान की वजह से अपमान सहना पड़ता था। किसी को फुटपाथ पर चलने से रोका जाता, किसी को सरकारी दफ्तर में घंटों खड़ा रखा जाता और किसी के साथ केवल इसलिए बुरा व्यवहार किया जाता क्योंकि उसकी त्वचा का रंग गोरा नहीं था। मोहनदास हर कहानी ध्यान से सुनते। वे लोगों से केवल भाषण नहीं देते थे, बल्कि पहले उनकी पीड़ा को समझते थे। शायद यही कारण था कि लोग उन पर भरोसा करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने भारतीयों को संगठित करने का काम शुरू किया। सभाएं होने लगीं, लोगों के बीच संवाद बढ़ने लगा और पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर वे एकजुट रहें तो अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक नया कानून लागू करने की तैयारी शुरू कर दी। इस कानून के अनुसार भारतीयों को विशेष पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उन्हें हर समय पहचान पत्र अपने साथ रखना पड़ता और पुलिस जब चाहे उनकी तलाशी ले सकती थी। जो ऐसा नहीं करता उसे अपराधी माना जाता। भारतीय समुदाय में डर फैल गया। लोगों ने मोहनदास से पूछा, अब क्या करें? क्या हम इस कानून को मान लें या हिंसा का रास्ता अपनाएं?
मोहनदास कई दिनों तक इस प्रश्न पर विचार करते रहे। वे जानते थे कि हिंसा का जवाब हिंसा से देने पर निर्दोष लोग ही सबसे अधिक पीड़ित होंगे, लेकिन चुप रहना भी अन्याय को स्वीकार करना था। तभी उनके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। उन्होंने कहा, अगर कानून अन्यायपूर्ण है तो उसका विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन यह विरोध नफरत से नहीं, सत्य और आत्मबल से होगा। यहीं से एक नए विचार ने आकार लेना शुरू किया, सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ केवल विरोध करना नहीं था, इसका अर्थ था सत्य के लिए दृढ़ रहना, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना और हिंसा का सहारा लिए बिना अपने आत्मबल से अत्याचारी के विवेक को जगाने की कोशिश करना। यह विचार उस समय बिल्कुल नया था। बहुत से लोगों को लगा कि बिना हथियार के कुछ ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन मोहनदास का विश्वास डगमगाया नहीं। एक विशाल सभा बुलाई गई। वहां सैकड़ों भारतीय उपस्थित थे। मोहनदास ने सभी से कहा कि यदि यह कानून लागू होता है तो वे इसे नहीं मानेंगे, चाहे उन्हें जेल जाना पड़े, जुर्माना भरना पड़े या कष्ट सहना पड़े, वे अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। सभा में उपस्थित लोगों ने एक एक करके इस संकल्प का समर्थन किया। यह केवल भाषण नहीं था, यह इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। कुछ ही समय बाद सरकार ने कानून लागू कर दिया। जैसा तय हुआ था, अनेक भारतीयों ने पंजीकरण कराने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारियां शुरू हो गईं, जेलें भरने लगीं। आखिरकार मोहनदास गांधी भी गिरफ्तार कर लिए गए। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वे जानते थे कि यह हार नहीं, बल्कि संघर्ष की शुरुआत है। उन्होंने अपने साथियों से कहा, यदि हमारा उद्देश्य सत्य है तो कष्ट भी हमारी शक्ति बन जाएगा। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे दक्षिण अफ्रीका में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन हाथ में हथियार नहीं थे। सरकार को उम्मीद थी कि कुछ दिनों की जेल और सख्ती के बाद लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जितना दमन बढ़ा, उतना ही लोगों का साहस भी बढ़ता गया। वर्षों तक चले इस संघर्ष के बाद सरकार को कुछ महत्वपूर्ण रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह पूर्ण विजय नहीं थी, लेकिन यह साबित करने के लिए काफी थी कि सत्य और अहिंसा केवल आदर्शवादी बातें नहीं, बल्कि परिवर्तन लाने की वास्तविक शक्ति भी बन सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अब उस शर्मीले युवक को पूरी तरह बदल दिया था। जो मोहनदास कभी अदालत में बोलने से घबराते थे, वही अब हजारों लोगों के विश्वास का केंद्र बन चुके थे। लेकिन उनकी असली कर्मभूमि अभी भी उनका अपना देश था, भारत। उधर भारत में भी आजादी की चाह धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप ले रही थी। लोगों को ऐसे नेता की तलाश थी जो उन्हें केवल भाषण न दे, बल्कि उनके बीच रहकर उनकी पीड़ा को समझे। लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने के बाद मोहनदास गांधी ने भारत लौटने का निर्णय लिया। उन्हें नहीं पता था कि अब उनका स्वागत केवल एक बैरिस्टर के बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में होने वाला है जो आने वाले वर्षों में पूरे देश को एक सूत्र में बांध देगा। और यहीं से शुरू होगी भारत की वह ऐतिहासिक यात्रा जिसने अंततः अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। अध्याय 7, भारत वापसी और एक नए आंदोलन की शुरुआत। सन 1915। लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे। जब उनका जहाज भारतीय तट पर पहुंचा तो यह वही देश था जहां वे कभी एक युवा बैरिस्टर बनकर अपने सपने पूरे करना चाहते थे। लेकिन अब वे पहले वाले मोहनदास नहीं रहे थे। दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें संघर्ष, नेतृत्व और सत्याग्रह की ऐसी शिक्षा दी थी जिसने उनके पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया था। भारत की धरती पर कदम रखते ही उनका स्वागत बड़े सम्मान के साथ हुआ। बहुत से लोग उन्हें पहले से जानते थे। अखबारों में उनके संघर्ष की चर्चा हो चुकी थी, लेकिन गांधी जी जानते थे कि केवल प्रसिद्धि के आधार पर किसी देश का नेतृत्व नहीं किया जा सकता। उन्होंने फैसला किया कि पहले वे अपने ही देश को समझेंगे। वे शहरों से ज्यादा गांवों की ओर गए, रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा की, किसानों के बीच बैठे, मजदूरों से बातें की और उन लोगों की जिंदगी देखी जिनकी आवाज शायद ही कभी किसी शासक तक पहुंचती थी। जो उन्होंने देखा उसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। एक तरफ अंग्रेजी शासन का दबाव था, दूसरी तरफ गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव। कई किसान कर्ज में डूबे हुए थे। मेहनत उनकी थी, लेकिन लाभ किसी और का। गांवों में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि उनसे कर लगातार वसूले जा रहे थे। गांधी जी को समझ आ गया कि भारत की आजादी केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं होगी,
यह उस आम आदमी की लड़ाई होगी जिसकी आवाज वर्षों से दबा दी गई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक किसान राजकुमार शुक्ल से हुई। वह बिहार के चंपारण से आए थे। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वे उनके गांव चलें। वहां के किसान नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जा रहे थे। अंग्रेज जमींदार किसानों पर अत्याचार कर रहे थे और उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था। शुरुआत में गांधी जी ने तुरंत वादा नहीं किया, लेकिन राजकुमार शुक्ल बार बार उनके पास आते रहे। अंततः गांधी जी ने चंपारण जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी भी संवेदनशील इंसान को विचलित कर सकता था। किसानों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। वे अंग्रेज अधिकारियों के सामने बोलने से भी घबराते थे। वर्षों के अत्याचार ने उनका आत्मविश्वास लगभग छीन लिया था। गांधी जी ने सबसे पहले भाषण नहीं दिया। उन्होंने लोगों की बातें सुनी। वे गांव-गांव गए, किसानों के घरों में बैठे, उनकी समस्याएं लिखीं और हर व्यक्ति को यह महसूस कराया कि उसकी पीड़ा भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेज अधिकारियों को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने गांधी जी को आदेश दिया कि वे तुरंत चंपारण छोड़ दें। लेकिन गांधी जी ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां किसी से लड़ने नहीं आया हूं। मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। यदि मुझे दंड देना है तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर पूरा माहौल बदल गया। लोगों ने पहली बार किसी नेता को देखा जो सत्ता से डर नहीं रहा था और न ही हिंसा का सहारा ले रहा था। गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। जिस दिन उन्हें अदालत में पेश होना था, हजारों किसान अदालत के बाहर इकट्ठा हो गए। वे किसी हिंसक प्रदर्शन के लिए नहीं आए थे। वे केवल यह बताने आए थे कि अब वे अकेले नहीं हैं। अंग्रेज प्रशासन इस दृश्य से घबरा गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जांच बैठाई गई और किसानों की कई मांगें स्वीकार की गईं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में पहली बड़ी सफलता बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि भारत को अपना नया नेता मिल चुका था। अब लोग उन्हें केवल एक वकील या समाज सुधारक नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की आवाज मानने लगे थे। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों के संघर्ष में भी हिस्सा लिया। हर जगह उनका तरीका एक जैसा था। पहले लोगों की बात सुनो, फिर उन्हें संगठित करो और अंत में सत्य और अहिंसा के साथ अन्याय का सामना करो। धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में फैलने लगा। लेकिन अब वे केवल स्थानीय समस्याओं तक सीमित नहीं रहने वाले थे। देश का माहौल बदल रहा था। अंग्रेज सरकार पहले से अधिक कठोर होती जा रही थी और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत को भीतर तक झकझोर दिया। और एक बाग सैकड़ों निहत्थे लोग और गोलियों की ऐसी बरसात जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यही घटना गांधी जी को एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन की ओर ले जाएगी जिसमें पहली बार करोड़ों भारतीय एक साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े होंगे। अध्याय 8, जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर का जलियांवाला बाग लोगों से भरा हुआ था। कोई अपने परिवार के साथ आया था, कोई त्योहार मनाने और कोई अंग्रेज सरकार के नए कानूनों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही मिनटों बाद यह मैदान इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक का गवाह बनने वाला है। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। चारों ओर चीखें गूंज उठीं। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता लगभग बंद था। कई लोग गोलियों से मारे गए और कई अपनी जान बचाने के लिए भाग। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान खून से लाल हो चुका था। जब यह समाचार गांधी जी तक पहुंचा तो वे गहरे आहत हुए। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज सरकार न्याय करेगी, लेकिन इस घटना ने उनका वह विश्वास पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब केवल याचना से काम नहीं चलेगा, पूरे देश को एकजुट करना होगा। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अंग्रेजी शासन का सहयोग करना बंद कर दें। सरकारी स्कूल, अदालतें, विदेशी कपड़े और सरकारी सम्मान, इन सब का बहिष्कार किया जाने लगा। देश भर में एक नई चेतना जाग उठी। पहली बार किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी और महिलाएं एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। लेकिन गांधी जी बार बार एक बात दोहराते थे, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है,
अंग्रेज लोगों से नहीं। और यह संघर्ष पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए। कुछ समय तक आंदोलन तेजी से आगे बढ़ता रहा। ऐसा लगने लगा कि पूरा भारत एक आवाज में आजादी की मांग कर रहा है। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने गांधी जी को जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई। गुस्से में लोगों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। जब गांधी जी ने यह समाचार सुना तो वे बेहद दुखी हुए। उनका मानना था कि यदि आंदोलन हिंसा का रास्ता अपना ले तो उसका नैतिक आधार समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने पूरे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। बहुत से नेता इस निर्णय से असहमत थे। कई लोगों को लगा कि आजादी का सुनहरा अवसर हाथ से निकल गया। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि भारत को केवल स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि सही रास्ते से मिली स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे अपनी जीत नहीं बनने दिया। उसने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अब देश का सबसे बड़ा नेता जेल की सलाखों के पीछे था। क्या जेल जाने से यह आंदोलन रुक जाएगा, या फिर गांधी जी की अनुपस्थिति में भी आजादी की लौ और तेज जलने लगेगी? यही कहानी हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां एक मुट्ठी नमक पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगा। अध्याय 9। नमक जिसने साम्राज्य को चुनौती दी। सन 1930 गांधी जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने अंग्रेज सरकार को असमंजस में डाल दिया। लोगों को लगा था कि वे किसी बड़े राजनीतिक भाषण या विशाल प्रदर्शन की घोषणा करेंगे। लेकिन उन्होंने जिस मुद्दे को चुना वह था नमक। पहली नजर में यह एक साधारण चीज लगती थी, हर घर में इस्तेमाल होने वाला नमक। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस पर भी कर लगा रखा था। भारत के लोग अपने ही समुद्र से नमक नहीं बना सकते थे। उन्हें वही नमक खरीदना पड़ता था जिस पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। गांधी जी ने कहा, जब जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु भी स्वतंत्र नहीं है तो देश कैसे स्वतंत्र हो सकता है? 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। शुरुआत में उनके साथ कुछ दर्जन लोग थे, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, हजारों लोग इसमें शामिल होते गए। गांवों में लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत करते। महिलाएं फूल बरसाती, बच्चे उनके साथ चलने की। यह केवल एक यात्रा नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे देश की आशा बन चुकी थी। 24 दिनों की लगातार यात्रा के बाद गांधी जी दांडी समुद्र तट पर पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 की सुबह उन्होंने समुद्र किनारे से नमक उठाया और अंग्रेजों के नमक कानून को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ दिया। यह एक छोटा सा कार्य था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। कुछ ही दिनों में पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेज सरकार ने हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अंततः गांधी जी को भी जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। गांधी जी जेल में थे, फिर भी आंदोलन रुक नहीं रहा था। देश के कोने कोने में लोग सत्याग्रह कर रहे थे। दुनिया भर के समाचार पत्र भारत की इस अनोखी लड़ाई की चर्चा कर रहे थे। अब अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि यह केवल एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि पूरे राष्ट्र की आवाज बन चुका है। आखिरकार बातचीत का रास्ता खुला और गांधी जी को रिहा किया गया। वे इंग्लैंड भी गए और गोलमेज सम्मेलन में भारत की बात रखी। हालांकि वहां से कोई बड़ा समाधान नहीं निकला। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि साधारण खादी पहनने वाला यह व्यक्ति किसी राजा से कम प्रभावशाली नहीं था। भारत लौटने के बाद संघर्ष फिर शुरू हुआ। आजादी अब पहले से कहीं अधिक निकट दिखाई देने लगी थी। लेकिन आने वाले वर्षों में एक और आंदोलन पूरे देश को झकझोर देगा, करो या मरो। और वही आंदोलन अंग्रेजी शासन के अंत की शुरुआत साबित होगा। अध्याय 10। करो या मरो से अमर विरासत तक। सन 1942 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। अंग्रेज सरकार भारत से सहयोग चाहती थी, लेकिन भारत अब केवल वादों से संतुष्ट होने वाला नहीं था। देश के लोगों की एक ही मांग थी, पूर्ण स्वतंत्रता। 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में गांधी जी ने वह ऐतिहासिक संदेश दिया जिसने पूरे देश में नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने कहा, करो या मरो। यह केवल एक नारा नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों के लिए संकल्प बन गया।
अगले ही दिन अंग्रेज सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सरकार को लगा कि नेताओं के जेल जाते ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पूरे देश में लोग स्वतः सड़कों पर उतर आए। जगह जगह प्रदर्शन हुए, हजारों लोग जेल गए और अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। जेल में रहते हुए गांधी जी को व्यक्तिगत दुखों का भी सामना करना पड़ा। 1944 में उनकी जीवन संगिनी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। यह उनके जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षणों में से एक था। वर्षों तक हर संघर्ष में साथ देने वाली उनकी साथी अब उनके साथ नहीं थी। युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार पर भारत छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन 30 जनवरी 1948 की शाम इतिहास ने एक और दर्दनाक मोड़ लिया। नई दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जाते समय गांधी जी पर गोलियां चला दी गईं। वे जमीन पर गिर पड़े। उनके अंतिम शब्दों के बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि उन्होंने हे राम कहा। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। एक व्यक्ति चला गया था, लेकिन उसके विचार जीवित थे। आज भी जब सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और नैतिक साहस की बात होती है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है। उनके विचारों ने केवल भारत को नहीं, बल्कि दुनिया भर के अनेक आंदोलनों और नेताओं को प्रेरित किया। गांधी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि महान बनने के लिए असाधारण शक्तियों की नहीं, बल्कि असाधारण चरित्र की आवश्यकता होती है। एक शर्मीला बालक भी इतिहास बदल सकता है, यदि उसके भीतर सत्य के लिए अडिग रहने का साहस हो। यदि आपको महात्मा गांधी के जीवन की यह यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जो भारत के इतिहास को कहानी के रूप में सुनना पसंद करते हैं। ऐसी ही रोचक, तथ्यपूर्ण और भावनात्मक ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और महान व्यक्तित्व की प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार।